नमस्कार छात्रों। कल की तासिका में हम रोटी और संसद यह कविता पढ़ी। आज की तासिका में हम एक टोकरा भर मिट्टी माधव राय सप्रे लिखित इस कहानी का प्रारंभ करेंगे। इस कहानी को पढ़ने से पूर्व जो भी छात्र उपस्थित हैं उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि कल के कविता के संदर्भ में यदि किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ताना जी, आपको कोई कल की तासिका के संदर्भ में कोई प्रश्न हो या कोई समस्या है तो पूछिए। यदि समस्या नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। कल की कविता में हमने देखा कि कवि क्या कहना चाहते हैं। छोटी सी कविता रही, रोटी और संसद। इस कविता में 3 व्यक्तियों का उल्लेख किया गया था। 3 व्यक्ति, 3 आदमी, यानी 3 मनुष्य। 3 मनुष्यों का, 3 आदमियों का उल्लेख इस कविता में किया गया था। रोटी और संसद इस कविता में। मैंने इससे पहले आपको बता दिया था कुछ ऐसे हिंदी शब्द जिसका मराठी अर्थ रोटी, रोटी यानी मराठी में जिसे भाकरी कहते हैं। बेलना यानी एक लकड़ी के पाटे पर, गोलाकार लकड़ी के पाटे पर आटा लेकर उसे गोलाकार जो किया जाता है, वह गोलाकार करने की जो क्रिया है उसे बेलना कहा जाता है। तो इस कविता में 3 व्यक्तियों का या फिर 3 आदमियों का उल्लेख है। एक आदमी जो रोटी बेलता है, बेलना यानी बनाना, ठीक है। एक आदमी जो रोटी बेलता है और दूसरा आदमी जो रोटी खाता है, और एक तीसरा आदमी भी लेखक ने उल्लेख किया है इस कविता में। और लेखक वो कहते हैं कि एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी खाता है न रोटी बेलता है, वह तो केवल और केवल रोटी के साथ खेलता है, रोटी के साथ खिलवाड़ करता है। कवि पूछते हैं कि यह तीसरा आदमी कौन है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने में इस देश का जो संसद है, वह संसद भी जो है मौन है। यानी इस कविता में जो 3 व्यक्तियों का उल्लेख किया गया था, एक वह व्यक्ति जो रोटी बेलता है, वह व्यक्ति जो रोटी खाता है, और वह व्यक्ति जो न रोटी खाता है न रोटी बेलता है, वह तो केवल रोटी के साथ खेलता है। कल की तासिका में हमने देखा कि यह जो पहला व्यक्ति है जो रोटी बेलता है, बेलना यानी बनाना, रोटी बनाने वाला, यह रोटी बनाने वाला व्यक्ति कौन है? तो यह रोटी बनाने वाला व्यक्ति देश का साधारण किसान है, जो दिन भर अपने खेत में मेहनत कर कर, पसीना बहाकर, परिश्रम कर कर फसल को उगाता है, अन्न को उगाता है, और सारे विश्व का अन्नदाता है। पहला आदमी कौन है? किसान है, जो अपने मेहनत से अनाज उगाता है, अन्न उगाता है, और सारे धरती का, सारे विश्व का जो है अन्नदाता है। तो दूसरा आदमी जो है, दूसरे आदमी का उल्लेख यहाँ पर कवि ने किया था, वह है जो रोटी खाता है। खाने वाला व्यक्ति कौन है? तो इस देश का साधारण मजदूर। ये दूसरा व्यक्ति जो रोटी खाता है वो कौन है? मजदूर हो सकता है, नौकरी करने वाला, नौकरी पेशा व्यक्ति हो सकता है, या फिर कोई भी मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो कि दिन भर रोटी के लिए मेहनत करता है और पैसे जुगाड़ करते हुए
वह अनाज खरीदता है और उसे खाता है। लेकिन एक तीसरा आदमी भी है, तीसरे आदमी का भी उल्लेख इस कविता में किया गया है। वह तीसरा आदमी कौन है? तो वह तीसरा आदमी इस देश का भ्रष्ट नेता, जमाखोर या उद्योगपति। यह उद्योगपति, जमाखोर, भ्रष्ट नेता क्या करते हैं? तो पहले जो दो आदमी हैं, किसान, मजदूर या फिर मध्यम वर्गीय, इनके रोटी के साथ खिलवाड़ करते हैं, खेलते हैं। इनके अन्न के साथ, इनके रोटी के साथ वे खिलवाड़ करते हैं। किसान जब अपने खेत में फसल उगाता है, जब उसकी फसल उगाती है, तब क्या होता है? अनाज के भाव कम हो जाते हैं, धान के भाव कम हो जाते हैं, और वही कम दामों में किसानों के पास से अनाज खरीदता है कौन? जमाखोर या फिर उद्योगपति। तो यह जमाखोर उस अन्न का साठा करता है, उस अन्न को जमा कर रखता है, और कुछ दिन बाद वही अन्न, वही अनाज दुगने चौगने दामों में बेचता है। दुर्भाग्य की बात यही है कि इस देश में अन्नों को उगाने वाला किसान है, अनाज उगाने वाला किसान है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वही अनाज उगाने वाला किसान भूखा है, उसके घर में अनाज नहीं है, उसके घर में खाने को अनाज नहीं है। मजदूर इस देश का जो महंगी महंगी चीजें बनाता है, बड़े बड़े घरों में जो शो की महंगी महंगी चीजें दिखती हैं, वे कौन बनाता है? तो इस देश का मजदूर बनाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ऊंची ऊंची इमारतों में जो महंगी महंगी जो वस्तुएं दिखती हैं, उन्हें बनाने वाला मजदूर होता है, और उसी मजदूर के घर में वे चीजें नहीं रहती। इसीलिए किसी कवि ने कहा है, ओ मजदूर, तू ही सब चीजों का कर्ता, तू ही सब चीजों से दूर। अर्थात इसका अर्थ है कि इस देश का जो मजदूर है, वह वही इस देश में जो है सभी प्रकार की वस्तुएं बनाता है, लेकिन वही क्या है? उन चीजों से दूर है। किसान अनाज उगाता है, अन्न उगाता है, और अनाज उगाने के बावजूद भी किसान के घर में अनाज नहीं है। मजदूर महंगी महंगी वस्तुएं बनाता है, लेकिन वे वस्तुएं उसके घर में नहीं। यह इस देश का दुर्भाग्य है। तो इस कविता में जो तीन व्यक्तियों का उल्लेख किया है, पहला व्यक्ति किसान है जो अन्न उगाता है, अनाज उगाता है, जिसे रोटी बेलने वाला कहा गया है। दूसरा व्यक्ति मध्यम वर्गीय है, मजदूर है, नौकरी करने वाला साधारण व्यक्ति है, जो रोटी के लिए दिन भर मेहनत करता है और उससे रोटी खरीद कर रोटी खाता है। और तीसरा आदमी है, वह तीसरा आदमी कौन है? तो वह तीसरा आदमी इस देश का अपने ही द्वारा, तुम्हारे ही द्वारा चुना हुआ, चयन किया हुआ भ्रष्ट नेता है, जो तुम्हारे वोट पर जीत कर आया है। तुमने दिए हुए वोट पर वह नेता जीत के आया है, और आज तुम्हें ही लूट रहा है। और यह तीसरा आदमी कौन है? तो यह उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपति। आज हम देखेंगे कि किसी भी गांव के राजकारण को यदि हम देखते हैं तो पता चलता है, जिसके पास सर्वाधिक पैसा है, जो बड़ा उद्योगपति है, जो जमाखोर है, वह जिसके साथ है वही राजनेता बनता है। यानी यह सत्ता
भी यह जमाखोर या उद्योजक के हाथ में चली गई है। और यह उद्योजक क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी पार्टियों में जो है, बड़ी बड़ी पार्टियों में क्या करते हैं, यह जमाखोर बड़ी बड़ी पार्टियों को क्या करते हैं, इलेक्शन के समय, चुनाव के समय पैसा देते हैं और फिर यह राजनेता चुनकर आता है और यह किसका प्रतिनिधित्व करता है, हमारा प्रतिनिधित्व करता है। और हम कौन है, किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, मध्यम वर्गीय नौकर पेशा लोग। तो यह भ्रष्ट नेता जो उद्योजक के पैसों से चुनाव जीत कर आया है, वह हमारा प्रतिनिधित्व करता है। तो वह भ्रष्ट नेता इन उद्योजकों के खिलाफ क्या कानून बनाए। कभी यहां पर पूछते हैं कि यह तीसरा आदमी कौन है। इस प्रश्न का उत्तर देने में इस देश का संसद जो है, वह संसद भी मौन, यानी यह संसद भी इन भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ, इन उद्योजकों के खिलाफ, इन जमाखोरों के खिलाफ क्या करता है, कानून बनाने में असमर्थ है। इसलिए कवि कहते हैं कि मैं पूछता हूं यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। मौन यानी शांत है। ये तीसरे आदमी के बारे में, तीसरे आदमी को लेकर देश की संसद खामोश है, वह उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलती या फिर कोई भी कानून नहीं बनाती। इसलिए होता यूं है कि यह पहला जो व्यक्ति है वह अनाज उगाता है, दूसरा व्यक्ति जो कि मजदूर है, मध्यम वर्गीय है, उस अनाज को खरीदता है, खाता है। और यह तीसरा व्यक्ति जो है इन दोनों के रोटी के साथ खिलवाड़ करता है, किसानों के पास से कम दामों में अनाज खरीदता है, धान खरीदता है और उसका जमा करता है, यानी साठा करता है। और यह जमाखोरी कर कर वो क्या करता है, कुछ दिनों बाद जो है उसी अनाज को 10 गुना, 4 गुना, 10 गुना ज्यादा दामों पर बेच देता है। यानी किसान अपने ही खेत में अन्न उगाता है और उसे जब बेचता है तो उसके दाम बहुत कम होते हैं। जब वह खरीदने जाता है तो 10 गुना ज्यादा पैसे देकर उसे खरीदना पड़ता है। यह व्यवस्था है। इसी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह उठाने का कार्य रोटी और संसद इस कविता के माध्यम से धूमिल ने किया है। छोटी सी कविता है, 5-6 लाइनों की कविता है। तो कविता एक बार मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है। एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह तो सिर्फ रोटी के साथ खेलता है। मैं पूछता हूं यह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश का संसद कौन है। ठीक है, पिछले 2 तासिकाओं से हम इस कविता को पढ़ रहे हैं। इस छोटी सी कविता पर बहुत सा विश्लेषण हमने किया है। जैसे कि बताया कि केवल 3 आदमियों का उल्लेख किया है। पहला आदमी जो रोटी बनाता है, बेलता है, वह किसान है। दूसरा आदमी रोटी को खरीद कर खाने वाला मजदूर है या फिर मध्यम वर्गीय है। और तीसरा आदमी भ्रष्ट नेता और उद्योजक जमाखोर है जो इनके रोटी के साथ खिलवाड़ करता है। ठीक है, कविता समझ में आई है क्या? पिछले 3 तासिकाओं से हम इस कविता को पढ़ रहे हैं और अधिक समय देना उचित नहीं है। हमें और भी कहानी और कविताओं को पढ़ना है। ठीक है, तो इस कविता के संदर्भ में किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या फिर आप इस कहानी का जो है, इस कविता का जो है सार बता सकते हैं। है कोई? ताना जी, आपका
ऑडियो चालू कीजिए और बताइए कि आपको कविता का भावार्थ समझा है या नहीं। है किसी को प्रश्न? हाँ, वैभव खोत, आपको कोई प्रश्न है? यदि आपको कोई प्रश्न नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं और दूसरी कहानी की ओर चलते हैं। एक टोकरा भर मिट्टी। कहानी का नाम है एक टोकरा भर मिट्टी और उसके कहानीकार या लेखक हैं माधव राय सप्रे। तो माधव राय सप्रे द्वारा लिखित एक टोकरी भर मिट्टी, इस कहानी को हम पढ़ेंगे। किसी भी कहानी को, किसी भी रचना को पढ़ने से पूर्व उसके रचयिता का जीवन संक्षिप्त में देखना आवश्यक है। इसीलिए हम प्रारंभ में एक टोकरी भर मिट्टी, इस कहानी के जो लेखक हैं माधव राय सप्रे, उसका जीवन परिचय संक्षिप्त में देखते हैं और फिर कहानी का साथ पढ़ते हुए कहानी को प्रत्यक्ष रूप से पठन एवं विवेचित करें। ठीक है। पंडित माधव राय सप्रे का जन्म 19 जून 1871 ईस्वी में पथरिया, दमोह, मध्य प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ था? पथरिया, दमोह, मध्य प्रदेश में पंडित माधव राय सप्रे का जन्म 1871 ईस्वी में हुआ। वे एक कहानीकार, निबंधकार, समीक्षक, अनुवादक, संपादक के रूप में जाने जाते हैं। यानी उन्होंने कहानियां भी लिखी, निबंध भी लिखी, अनुवाद भी किया, संपादक के रूप में कार्य किया और समीक्षक के रूप में भी कार्य किया। हिंदी के विभिन्न विधाओं पर अपनी कलम चलाकर अपनी प्रतिभा का परिचय उन्होंने दिया और हिंदी साहित्य को समृद्ध करने का प्रयास उन्होंने किया। सन 1900 ईस्वी में छत्तीसगढ़ी मित्र नामक पत्रिका में उनकी कहानी प्रकाशित हुई थी, एक टोकरा भर मिट्टी। छत्तीसगढ़ी मित्र में 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी को जो है हिंदी की प्रथम कहानी भी कहा जाता है। यह कहानी छोटी सी है और छोटी सी कहानी होने के बावजूद भी यह कहानी सभी को प्रभावित करती है। यह एक बहुत ही छोटी और कर्तव्य श्रेष्ठ कहानी है और यह कहानी आज के यथार्थ से इस कहानी में वर्ग भेद पर आधारित है। इसमें गरीब के शोषण का चित्रण किया गया है। इस कहानी में अहंकार और स्वार्थ का चित्रण जमींदार के रूप में किया गया है। एक गरीब बुजुर्ग महिला द्वारा जमींदार का हृदय परिवर्तन होना इस कहानी में दिखाई गया है। इस कहानी में प्रमुख रूप से दो पात्र हैं। पात्र यानी उस कहानी में जो व्यक्ति है या फिर जो चरित्र है वे। तो इस कहानी में केवल दो पात्र हैं। कौन से? एक है जमींदार। जमींदार यानी पहले के जो जमींदार हुआ करते थे, जिनके पास बहुत सी जमीन हुआ करती थी, तो जमींदारी जो प्रथा थी उसमें का जमींदार और एक अनाथ विधवा बुढ़िया, यह दो ही मुख्य पात्र हैं। कौन कौन दो मुख्य पात्र हैं? एक जमींदार और दूसरी अनाथ विधवा बुढ़िया। यह दो जो है इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। ठीक है। इसके अलावा इस कहानी में जमींदार का वकील तथा विधवा की जो है पोती भी, ठीक है, जमींदार का वकील और उस विधवा की एक पोती गौण पात्र के रूप में आई है। मुख्य पात्र यानी क्या? मुख्य पात्र यानी जो उस कहानी के प्रमुख पात्र, जिसे हम क्या कहेंगे, मेन रोल करने वाला,
लीडिंग रोल, और गौण पात्र यानी छोटे पात्र जो कहानी में कुछ समय के लिए आ जाते हैं, ठीक है। तो इस दो गौण पात्र और दो मुख्य पात्र हैं, जमींदार का वकील और विधवा की पोती। मुख्य पात्र है जमींदार और अनाथ विधवा। यह कहानी वर्गभेद पर आधारित कहानी है। संपन्न वर्ग के लोग हमेशा गरीबों और अनाथों का शोषण करते रहे हैं। इस कहानी में जमींदार भी अपने महल को बनाने के लिए अनाथ विधवा के झोपड़ी पर कब्जा करना चाहता है, पर अनाथ विधवा का मार्मिक कथन जमींदार की आंखें खोल देता है और जमींदार का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह अपने कर्म का पश्चाताप करते हुए विधवा को उसकी झोपड़ी वापस कर देता है। इस कहानी को हम देखेंगे, प्रत्यक्ष रूप से पढ़ेंगे। जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार का एक आलीशान बड़ा महल यानी घर, जमींदार का एक बड़ा सा बंगला था, जिसे आज की भाषा में कहेंगे। जमींदार का एक बड़ा सा बंगला था और उस बंगले के पास एक अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। तो जमींदार के महल के पास, घर के पास उस अनाथ विधवा की वो झोपड़ी थी। तो जमींदार साहब को ऐसा महसूस हुआ कि हमारा घर और बड़ा हो जाए, या फिर हमारे घर का, हमारे महल का जो कंपाउंड है वो और बड़ा कर दे। इसलिए उन्होंने उस घर को विधवा के झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा उनके मन में, उस जमींदार के मन में पैदा। जमींदार ने विधवा को बहुत बार कहा कि अपनी झोपड़ी वहां से हटा ले, पर वह तो कई जमानों से वहां बसी थी। देखिए कि जमींदार के मन में आया कि विधवा की झोपड़ी मेरे महल के पास न हो और उसकी झोपड़ी हटाकर क्या कर दिया जाए, अपने घर को और बड़ा किया जाए या फिर विस्तृत किया जाए। उसने विधवा बुढ़िया को बार बार कहा कि तुम यहाँ से झोपड़ी हटा दो, लेकिन विधवा वहां से नहीं हटी। विधवा बुढ़िया वहां से नहीं हटी क्योंकि वह वहां पर जमानों से रह रही थी। उसकी बहुत सी पीढ़ियां उस झोपड़ी में ही गुजर चुकी थी, या फिर बहुत सी पीढ़ियों से वह झोपड़ी में संजोई हुई थी। उस झोपड़ी में उसकी यादें संजी हुई। उसका प्रिय पति और एकलौता पुत्र भी उस झोपड़ी में मर गया। तो उस विधवा बुढ़िया का प्रिय पति, यानी उस विधवा बुढ़िया का जो प्रिय पति था, वह और उसका एकलौता पुत्र दोनों भी क्या हो गए थे, उस झोपड़ी में ही मर गए थे। उस झोपड़ी में ही उन्होंने जीवन व्यतीत किया था, उस झोपड़ी में ही वे मर गए थे। फतेहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। यानी उसका पति मर गया, ठीक है, वहीं पर उसका पुत्र भी मर गया, और उसकी जो बहू यानी सून, उसकी जो बहू थी वह भी 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी, मर गई थी। अब यही 5 बरस की जो कन्या है, जो उसकी पोती है, जिसे नातू कहेंगे, तो उस पोती ही वृद्ध काल में एकमात्र उसका सहारा था। जब कभी भी उसे अपने पहले की स्थिति याद आ जाती, तब वह दुख के मार से फूट फूट कर रोने लग जाती थी। जब उसने अपने श्रीमान पड़ोसी का हाल सुना है, तब से वह मुर्सी हो गई। उस झोपड़ी से इतना लगाव था कि वहां से निकलना नहीं चाहती थी। जमींदार की इच्छा को सुनकर उसकी अवस्था मृतक सी हो गई थी। वह झोपड़ी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। जमींदार भी सभी प्रयत्न विफल हो गए थे। तब जमींदार ने अदालत का सहारा लिया और झोपड़ी पर कब्जा कर विधवा को वहां से निकाल दिया।
झोपड़ी छोड़ने के बाद बुढ़िया वहीं पड़ोस में रह गई। उस झोपड़ी में उस बुढ़िया के, उस विधवा बुढ़िया का पति मर गया था, उसका पुत्र मर गया था, उसकी बहू मर गई थी, यानी सभी की यादें उस झोपड़ी के साथ जुड़ी हुई थी। एकमात्र उसके बुढ़ापे का सहारा उसकी पोती, 5 वर्ष की पोती थी। बुढ़िया को जब सब बातें याद आती, उसके पति के मरने की बात, उसके पुत्र के मरने की बात, या फिर उसके बहू के मरने की बात जब याद आती तो वो फूट फूट कर रोती, लेकिन केवल उसका सहारा अब वह पोती थी, जिसका पालन पोषण करने की जिम्मेदारी भी उस विधवा बुढ़िया पर ही थी। और यह विधवा बुढ़िया अपनी यादों को संजोए जिस झोपड़ी में रहा करती थी, रह रही थी, उस झोपड़ी पर पड़ोस के महल में रहने वाले जमींदार की नजर पड़ गई और उसने उससे कहा कि झोपड़ी यहां से हटा दो। तब से बुढ़िया की अवस्था मरणासन हो गई। एक मृत की तरह, एक मरे हुए व्यक्ति की तरह उस बुढ़िया की अवस्था हो गई। वो झोपड़ी को छोड़ने के तैयार नहीं थी। जमींदार ने बहुत से प्रयास किए, उसको उसके झोपड़ी के पास से हटाने की बहुत सी कोशिशें की, लेकिन बुढ़िया नहीं मानी। तब जमींदार ने अदालत का सहारा लिया और वकीलों, जज और झूठे गवाहों के बल पर जो है बुढ़िया को झोपड़ी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। बुढ़िया को घसीट कर उस झोपड़ी से बाहर कर दिया और तभी से वह बुढ़िया झोपड़ी के पास में ही रहने लगी। छोड़कर तो जा नहीं सकती थी, जमींदार ने उस झोपड़ी पर कब्जा कर लिया था, इसलिए झोपड़ी में भी जा नहीं सकती। एक दिन जमींदार मजदूरों को लेकर झोपड़ी के पास कुछ काम कर रहा था। उसी समय अनाथ विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंचती है। टोकरी यानी सर पर रखते हैं, टोकरा जिसे कहते हैं, टोपलो मराठी में जो शब्द है, ठीक है, टोकरी का अर्थ है टोपलो। एक दिन जमींदार मजदूरों को लेकर झोपड़ी के पास कुछ काम कर रहा था। उसी समय अनाथ विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंचती। जैसे ही जमींदार उसे, उस बुढ़िया को उस झोपड़ी के पास देखते हैं तो अपने नौकरों को बुलाते हैं और वो उस बुढ़िया को वहां से हटाने के लिए कह देते हैं। पर वह बुढ़िया गिड़गिड़ाकर रोती हुई, बिलखती हुई बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई। महाराज क्षमा करे, तो एक विनती है। जमींदार साहब के सर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह नहीं मानती है। वह कहा करती है कि मुझे अपने घर ले चलो, वही रोटी खाऊंगी। अब मैंने सोचा कि इस झोपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। यह कहने से भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेंगी। महाराज, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो मैं एक टोकरी मिट्टी इस झोपड़ी से ले जाऊं। श्रीमान, आज्ञा दीजिए। जब जमींदार उस झोपड़ी के पास मजदूरों को लेकर कुछ काम कर रहा था, तब वह बुढ़िया वहां पर एक टोकरा लेकर, यानी टोकरी लेकर, टोकरा लेकर वहां पर आती है और गिड़गिड़ाकर उस जमींदार से कहती है कि यह झोपड़ी लेने के लिए नहीं आई, लेकिन महाराज क्षमा करे तो एक बात आपसे कहती हूँ, जब से इस झोपड़ी से मुझे आपने निकाला है और इस झोपड़ी को जब से छोड़कर मैं और मेरी छोटी सी 5 वर्ष की नन्ही पोती गए हैं, तब से वह मेरी नन्ही पोती ने अनाज नहीं खाया, खाना नहीं खाया।
खाना नहीं खाया। और अब मैं सोचती हूं कि इस झोपड़ी से एक टोकरी मिट्टी, मिट्टी यानी माटी, एक टोकरी माटी, एक टोकरी मिट्टी ले जाऊंगी और उसी का चूल्हा, चूल्हा यानी चूल, और उसी का चूल्हा बनाऊंगी और उसके ऊपर जब रोटी बनाऊंगी तो शायद मेरी पोती वह रोटी खा ले। तब जमींदार उसे एक टोकरी मिट्टी लेने की आज्ञा दे देता है। विधवा झोपड़ी के भीतर गई, वहां जाते ही उसे पुरानी बातें याद आने लगी, उसके आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह से संभाल कर टोकरी में मिट्टी भर ली। टोकरी बहुत भारी हो गया था, जिसे वह उठा नहीं पा रही थी। बुढ़िया श्रीमान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को हाथ लगाइए जिससे कि मैं अपने सर पर धर लूं। जमींदार की इच्छा नहीं थी कि उस टोकरी को उठाए, फिर भी उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध टोकरी को उठाने लगता है, पर टोकरी हाथ भर भी ऊपर नहीं उठती है। यह देखकर अनाथ विधवा कहती है, नाराज न हो तो एक बात कहूं, तो आपसे एक टोकरी मिट्टी नहीं उठाई जाती तो इस झोपड़ी में हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर कैसे उठा सकोगे? आप ही इसका विचार कीजिए। विधवा का यह कथन बहुत सहज है, पर तत्कालीन समय में वह जमींदार प्रवृत्ति के खिलाफ विरोध कर। एक टोकरा भर मिट्टी की कहानी का कथानक बहुत ही सरल और सहज है। इस कहानी के माध्यम से यथार्थ और आदर्श को बड़ी ही सहजता से पाठक के सामने रखा गया है। कहानी में अनाथ विधवा द्वारा सामाजिक संवेदना को वाणी दी गई है। मनुष्य को ही अपनी जरूरतों से अधिक लालसा होने लगती है, जिसके फलस्वरूप वह अपने पथ से भ्रष्ट हो जाता है। और अंत में लेखक ने बड़ी कुशलता से इस छोटे से कथानक को प्रभावी बना दिया है। यही मजबूत पक्ष इस कहानी का मुख्य है। यानी विधवा बुढ़िया जब झोपड़ी के भीतर जाती है और एक टोकरा मिट्टी भरकर भर लेती है और वह उठाने लगती है, तो वह मिट्टी भरा टोकरा, ठीक है, धन्यवाद। यहीं पर हम रुकते हैं, कल की तासिका में देखेंगे।